Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy and I am going to teach you Pharmaceutical Chemistry 2. This is your first lecture. फर्स्ट लेक्चर में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम कवर कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो आ जाता है वो पढ़ेंगे हम वो ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग्स को हम एज ए मेडिसन हमारी बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। यह हम ड्रग्स की यहाँ पे केमिकल नेचर, फिजियोकेमिकल नेचर पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसके बारे में बताया जाता है। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, वो इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, उनकी आइसोलेशन कैसे होती है, वो बताया जाता है। इसमें आ जाता है कि ड्रग्स की हम मेटाबॉलिज्म कैसे होगी जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं, किसके थ्रू एक्ट करते हैं, उनका बाइंडिंग एजेंट क्या होता है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम साथ में ये भी पढ़ते हैं, जो भी उनकी स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हम उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं दोनों ही सेम है। दोनों का एक फोकस है, दैट इज़ ड्रग डिज़ाइन और केमिकल सिंथेसिस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, वहाँ पे आगे जाके इनकी फर्दर प्रोसेस के बारे में ले जाता है। ड्रग्स के जो हमने मार्केट को ड्रग प्रोवाइड करना होता है उस लेवल पे ले जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रग्स की ऑर्गेनिक नेचर, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं विद ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ऐसे इनकी डिफरेंट लेंथ बन जाती है, शेप्स बन जाती हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाते हैं। इस प्रोसेस को या इस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं कि एक कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है, उससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट ड्रग्स बनते हैं, उसको हम बोल देते हैं कैटिनेशन। इस कैटिनेशन का, इस प्रॉपर्टी का जब ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, जो भी बनते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन के आते हैं। कार्बन की इस प्रॉपर्टी से हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं, नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ मिल जाती हैं, जो हमें फर्दर न्यू ड्रग्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट ड्रग्स बनते हैं, हम मेडिसिन के ट्रीटमेंट के लिए बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होता है कि वही सेम फंडामेंटल लॉ होता है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, बस डिफरेंट क्या होता है यहाँ पे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनकी कंपोजिशन कैसी होगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनका डिफरेंट हो जाता है। इस बुक में हम जो पढ़ेंगे वो मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगी, उनकी नॉमेनक्लेचर कैसी होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी, उनकी स्टोरेज की कंडीशन क्या होगी, वो इसमें बताया जाएगा। तो ये था थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्रग्स की क्या है, इन दिनों में कौन से ड्रग्स ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। इनके बारे में ब्रीफली हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली इसमें दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सब तो आपको पता है। ब्रेन ही है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल में करता है, इसी से हमारे सारे बॉडी के मूवमेंट्स, बोलना, याद रखने की पावर, सब कुछ हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे ब्रेन के थ्रू ही वर्क करती हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
ब्रेन जो एज अ सेंटर काम करता है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपस में कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम नर्व एंडिंग्स बोल देते हैं। उन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी को जो भी मैसेज कन्वे होना होता है वो इन नर्व एंडिंग्स के थ्रू ही होता है। इन नर्व एंडिंग्स को या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व एंडिंग्स को हम बोल सकते हैं बायोमीन्स। इससे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन किया जाता है। यही मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन, जो हमारे बॉडी को एक तरह का कंट्रोल ही करता है। बहुत सारी ड्रग्स हमारे ब्रेन के थ्रू एक्ट करती हैं, हमारे सीएनएस के थ्रू हमारे बॉडी में काम करती हैं। तो उन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे एज ए स्टिमुलेट काम करती हैं, कुछ डिप्रेसेंट के तौर पे काम करती हैं, हमारे फंक्शंस को कुछ चेंज कर देती हैं, हमारे बॉडी के फंक्शन को कुछ चेंज कर देती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम ड्रग्स कौन सी ले रहे हैं, उनकी डोज कितनी होती है, उनका काम कैसा है, उन्हें कैसे वर्क करना है, ये सब डिपेंड करता है ड्रग्स पे। कुछ ड्रग्स एज ए एक्ट करती है, स्टिमुलेट एक्ट करती हैं, कुछ ड्रग्स एज ए डिप्रेसेंट एक्ट करती हैं। जो ड्रग्स एज ए स्टिमुलेट एक्ट करती हैं हम उन्हें कह देते हैं एनालेप्टिक ड्रग, जो कि हमारे बॉडी के डिप्रेशन फंक्शंस को रीस्टोर कर देती हैं। सच ड्रग्स आर यूजफुल इन वैरायटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस। दूसरी कैटेगरी जो आ जाती है वो होती है सीएनएस डिप्रेसेंट्स, या हम बोल सकते हैं उन्हें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जिसमें कि ब्रिंग अबाउट पेशेंट्स के मूड बिहेवियर को चेंज करना होता है, वो गुस्से में होते हैं, कुछ पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उसे इंक्रीज़ करना होता है। ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स कई ड्रग्स आ जाते हैं। साइको एक्टिव ड्रग्स आ जाते हैं जिनमें पेशेंट्स मेंटली अपसेट होते हैं, उनके बिहेवियर को ठीक करने के लिए साइको एक्टिव ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड द रिलेटेड कंपाउंड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। डिप्रेशन कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि हिप्नोटिक्स, सिडेटिव्स, ये भी सीएनएस डिप्रेशन का पार्ट है। इसमें आ जाता है ट्रांसल्यूकाइजर्स आ जाते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं, ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आ जाती हैं, एनाल्जेसिक्स आ जाते हैं। इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। इन डिप्रेशन कैटेगरी में जो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हमारे सीएनएस फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस, जब हम उसे सही डोज में देंगे तो उसकी कॉन्शियसनेस को ठीक करते हैं। हिप्नोटिक सीडेटिव का काम होता है कि पेशेंट को शांत करना, उनको आराम से अच्छी नींद आ जाए, वो उनका काम होता है। हिप्नोटिक सीडेटिव्स का काम होता है कि सीएनएस के जो फंक्शंस क्या होता है उनको डिप्रेस करके पेशेंट्स को शांत करना। दूसरे आ जाते हैं जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स या ट्रांसल्यूकाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं, विच एक्ट एज ए न्यूरोसीडेटिव्स, produce skeletal muscle relaxation acting through the central mechanism and bring about a translocalizing effect in patient. एंटी कन्वर्जेंट्स का काम होता है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का काम होता है कि जैसे पेशेंट्स एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, कन्वल्सिव सीजर्स आ रहे हैं पेशेंट्स को, उनको ठीक करना। फिर आ जाता है एनाल्जेसिक, वो पेशेंट एनाल्जेसिक का काम ड्रग्स का काम होता है पेशेंट के पेन को ठीक करना। आगे आ जाते हैं एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, जो कि फीवर को ठीक करते हैं, थोड़ा बहुत जो बॉडी में पेन होता है उसे ठीक करते हैं। बिसाइड दीज मेजर कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, जो भी हमने इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा है, तो इन एक्टिविटीज़ के अलावा हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि हम डिफरेंट चैप्टर में रीड करेंगे। Central nervous system stimulants, that is a type of a drug that increase the levels of certain chemicals in the brain and increase the alertness, attention, energy and physical activities. Central nervous system stimulants also raise the blood pressure and increase the heart rate and breathing rate. Central nervous systems also known as analeptics.
They work as restore the depression activity or depression functions of CNS. Another category also known as psychomotor stimulants used in mental depressions. Central nervous system stimulants have a number of therapeutic applications like treatment of narcosis by to overcome the depressive effect. They are useful as a respiratory stimulants. The drugs are also act as a sensory areas of brain and increase the mental alertness. These drugs are also called anorexigenic and useful as a apneic controllers. सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि कोकीन, एट्रोपिन, एफिड्रिन, एफिटामिन, कॉर्टिकॉइड्स एट्सेट्रा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स मेनली 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट एक है नेचुरल अकरिंग ड्रग्स, दूसरा है सिंथेटिक ड्रग्स. फर्स्ट नेचुरल अकरिंग ड्रग आ गया कैफ़ीन. कैफ़ीन मोस्टली किन में, टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है. इसकी केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है आपको. आगे आ जाती केमिकल इसकी कैफ़ीन की प्रॉपर्टीज़. ये वाइट होता है, ऑर्डलेस पाउडर है, बिटर इन टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है, मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, अल्कोहलिक in nature and chloroform. It is very weak base and rarely forms a salt. कैफीन मेनली इसका यूज़ क्या है, इट प्रोड्यूस द वेकफुलनेस, मेंटल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है. मोस्टली हेडेक्स में भी दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरलगिया में, रूमेटिज्म में. इसका डोज फिक्स है, 200 mg डोज दिया जाता है. सिंगल और कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है विद डिफरेंट एनाल्जेसिक्स के साथ. इन लार्ज डोज ये इंसोमिनिया, रेस्टलेसनेस, डेलिनीमिया एक्सेट्रा इस तरह के डिजीज़ में भी दिया जाता है. जो मेन प्रेपरेशंस इनकी मार्केट में अवेलेबल है वो कैफ़ीन सिट्रेट, सिट्रेटेड कैफ़ीन टैबलेट्स इन फॉर्म में दिया जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं थियोफाइलिन और थ्रोम्बोमीन. थियोफाइलिन और थियोब्रोमिन ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स हैं. थियोफाइलिन टी में प्रेजेंट होता है, चाय में. थियोब्रोमिन कोका में प्रेजेंट होता है. दोनों की एक्टिविटीज़ कैफ़ीन की तरह बिल्कुल सेम होती है, सेम ही फंक्शंस होता है. थियोफाइलिन जो है बस ज़ैंथीन ब्रोंकोडाइलेटर है, लेकिन इसका काम वैसा ही है जैसे कैफ़ीन का होता है. दूसरे ड्रग्स आ जाते हैं जैसे लोबेलिया, अल्कलाइड लोबेलाइन. इनका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है एज ए CNS स्टिमुलेंट. लोबेलाइन हाइड्रोक्लाइड वो मोस्टली यूज़ किया जाता है एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. पिक्रोटॉक्सिन, स्टायरिकीन, हाइड्रोक्लाइड ये पावरफुल CNS स्टिमुलेंट्स हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं सिंथेटिक एजेंट्स. सिंथेटिक एजेंट्स में फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लेपेटाजोल. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिटर टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर है. द एक्वा सॉल्यूशन इज स्टेबल. इसकी स्ट्रक्चर दी गई है आपको. इसकी डोज जो है 200 to 500 mg दी जाती है. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है. मोस्टली साइक्सोफेरनिया इन स्मॉल डोजेज में दिया जाता है. प्रेपरेशन जो इसकी मार्केट में अवेलेबल है वो है लेप्टाजोल इंजेक्शन. दूसरी ड्रग आ गई निकोटामाइड. ये पेल येलो कलर का लिक्विड होता है. इसका टेस्ट बेटर है, सॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल बोथ है. ये इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनियस इंजेक्शन दिया जाता है. 1 to 4 ml डोज है इसकी. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है. नेक्स्ट आ गया बेमिग्राइड. ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिटर टेस्ट है, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर. ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. इसकी डोज 50 mg डोज है. नेक्स्ट आ गया एम्फीटामिन सल्फेट. एम्फीटामिन सल्फेट भी वाइट पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है, सॉल्युबल इन वाटर. 5 to 10 mg इसकी डोज जो है फिक्स है. लास्ट में है मेथाम्फेटामिन हाइड्रोक्लोराइड. इट इज़ ए हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेथाम्फेटामिन बेस. क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्लाइटली बिटर टेस्ट है, ड्रग सॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल.
तीनों में सॉल्युबल है। ये ऑरली दिया जाता है, 5 mg डोज है, टैबलेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट है। इंडेक्स के बारे में हमने जो पढ़ा है एज ए CNS स्टिमुलेंट्स, कुछ सिंथेटिक है, कुछ नेचुरल अक्रिंग है, जो हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने CNS स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी स्टोरेज कंडीशंस क्या है, वो पढ़ा है। तो वो काम कैसे करते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो आज का आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।